शिखा और धीरज की शादी पक्की हो गई थी। धीरज के परिवार वाले तो इस शादी को मान गए थे, पर शिखा के परिवार वाले इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थे। पापा, धीरज का नेचर बहुत अच्छा है। अभी आप उसे इतना ज्यादा मिले नहीं हो ना, इसलिए आप उसके बारे में इतना जानते नहीं हो। अरे तुम समझती नहीं हो शिखा बेटी, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे खुश रहें, उनकी बेटी जिस घर में जाए वहाँ राज करे। पर पता नहीं मुझे क्यों बार बार तेरी चिंता हो रही है। तेरे कहने पर हम उस घर में तुझे शादी करके भेज तो रहे हैं, पर हमारा ध्यान हमेशा वहीं लगा रहेगा कि तू खुश है या नहीं। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारी ऐसी बातों से शिखा भी परेशान हो जाएगी। अगले हफ्ते शादी है, बहुत सी तैयारी करनी है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। हमारी बेटी के लिए भगवान ने धीरज को लिखा है, तो देखना धीरज हमारे लिए बहुत अच्छा दामाद भी साबित होगा और हमारी बेटी के लिए अच्छा पति भी। सब अच्छा अच्छा सोचो। देखा पापा, मम्मी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। सुनो जी, सारे सामान की लिस्ट अच्छे से बना लेना, कुछ भी रह न जाए। मैं तो बना लूंगा, पर तुम्हें भी हर चीज का ध्यान रखना है। शादी की जगह यहाँ से 2 घंटे दूर है। सुना है उस दिन शादियों के साए भी बहुत हैं। बहुत सड़कों पर जाम रहेगा, इसलिए तुम भी कुछ मत भूलना, सब कुछ संभाल कर रखना। पापा, ये सारा सामान आ गया है। मम्मी, आपने वो मेहमानों को देने के लिए जो गिफ्ट्स बोले थे वो भी मैं ले आया हूँ। इन सबको बस पैक करना बाकी है। हाँ, पैक करना बहुत जरूरी है। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मौसी को बुला लेती हूँ, वो पैकिंग में मदद कर देंगी। मम्मी, वो धीरज का फोन आया था। उन्होंने अपने लिए शेरवानी पसंद की है और वो मेरे लहंगे के साथ की मैचिंग की है, तो बोल रहे थे मैं एक बार देख लूं। अगर आप कहो तो मैं मार्केट चली जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ। निखिल, एक काम कर, तू शिखा को बाइक पर ले जा। ठीक है, चलो दीदी, मैं आपको मार्केट छोड़ता हुआ बैंक के काम के लिए चला जाऊंगा। निखिल शिखा को मार्केट छोड़ देता है। वहाँ धीरज शिखा का वेट कर रहा था। निखिल के जाने के बाद धीरज और शिखा शॉपिंग करने लगते हैं। वापसी में नीरज देखता है कि शिखा कुछ चुप सी है। नीरज शिखा से कारण पूछता है। क्या हुआ शिखा, आज तुम बहुत चुप सी हो? हमेशा तो तुम बहुत बातें करती हो। मैंने तुमसे आइसक्रीम के लिए पूछा, तुमने वो भी मना कर दिया, वरना तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। धीरज, पता नहीं, मन थोड़ा परेशान है। वो पता नहीं, पापा को ना मेरी बहुत चिंता होती है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम जवाब दोगे? हाँ हाँ बोलो। धीरज, मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। शिखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, प्रॉमिस। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं धीरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरज से बात करके शिखा का मन थोड़ा हल्का हुआ और फिर शादी का दिन आ गया। शिखा की फैमिली सुबह ही शादी के लिए फार्म हाउस पहुंच चुकी थी, जो उनके घर से काफी दूरी पर था। शिखा दुल्हन के रूप में तैयार होकर फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। बस अब इंतजार था तो बारात के आने का। इधर धीरज की बारात भी सज धज कर आगे बढ़ रही थी। बैंड बाजा, फूलों की सजावट और खुशी का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा था। धीरज घोड़ी पर सवार था। उसकी शेरवानी की चमक दूर से देखी जा सकती थी। धीरज दूल्हे के रूप में बहुत सुंदर लग रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। धीरज और शिखा एक दूसरे से मैसेज पर बात कर रहे थे। अभी तुम कितनी देर तक पहुंच जाओगे? बस और 5 मिनट। क्यों, बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा है। मुझे देखने का मन है क्या? क्यों, तुम मुझे नहीं देखना चाहते? तुम्हारा मन नहीं है मुझे दुल्हन के रूप में देखने का? क्यों नहीं, मेरा तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का बहुत मन है शिखा, और थोड़ी देर में मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। धीरज और शिखा रोमांटिक और खट्टे मीठे प्यार भरे मैसेज भेज ही रहे थे कि तभी शिखा देखती है उसकी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है और बहुत घबराई हुई भी है। क्या हुआ मम्मी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बोलूं, बारात दरवाजे पर बस पहुंच ही गई है। बारात में रिश्तेदारों के साथ मिलनी करनी है, पर स्वागत के समय देने वाले कंबल और शॉल घर पर ही रह गए हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई तेरे पापा से। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने निखिल को चुपचाप घर भेजा है। मेरी अभी अभी फोन पर बात हुई है, वापसी आ रहा है, उसने उपहार रख लिए, पर उसे अभी आने में आधा घंटा और लग जाएगा। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, कब तक दरवाजे पर बारात को रोक कर रखेंगे? दूल्हा घोड़ी से उतर गया तो परेशानी हो जाएगी। मम्मी, आप टेंशन मत लो, आप पापा के पास जाओ और उन्हें कुछ मत कहना, मैं सब संभाल लूंगी। शिखा की मम्मी कमरे से बाहर चली जाती है। शिखा उसी समय धीरज को मैसेज करती है। धीरज, एक प्रॉब्लम आ गई है। बारात के स्वागत के लिए जो उपहार हमने लिए थे वो गलती से घर पर ही छूट गए। निखिल भैया गए हैं, पर उन्हें अभी आने में आधा घंटा या फिर इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। रास्ते में बहुत जाम है, पर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक उपहार नहीं आ जाते तुम घोड़ी से मत उतरना। कोई ना कोई बहाना करते रहना प्लीज धीरज, प्लीज, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा को भी पता चल जाएगा और सबके बीच बहुत इंसल्ट हो जाएगी। घबराओ नहीं शिखा, जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आता तब तक मैं घोड़ी से नहीं उतरूंगा। तुम घबराओ नहीं, रिलैक्स रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा।
धीरज शिखा को तसल्ली तो दे देता है कि वो घोड़ी से नहीं उतरेगा, पर जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो सब उसे घोड़ी से उतरने के लिए कहने लगे। अरे ओ दूल्हे राजा, ओ घोड़ी से खुद ही उतरना पड़ेगा। तुम्हारे साले साहब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दूसरे कामों में व्यस्त हैं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। आओ भाई आओ, सब लोग दूल्हे को घोड़ी से उतारते हैं। अरे अपना जिगरी यार है यार तू। नहीं, अभी तुम सब रुक जाओ। अभी मैं घोड़ी से नहीं उतर सकता। मुझे कुछ बात करनी है, उसके बाद ही मैं घोड़ी से उतरूंगा। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये बात शिखा के पिता ने भी सुन ली थी। अब उनके मन में धीरज को लेकर संदेह होने लगा। अब समधी साहब, धीरज इस समय ये कैसी बातें कर रहा है? क्या ये सही समय है इस तरह की बातें करने का? धीरज को हमसे इस समय कौन सी जरूरी बात करनी है जिसके लिए ये घोड़ी से नहीं उतर रहा? आप परेशान मत होइए, मैं धीरज से बात करता हूँ। धीरज बेटा, क्या हुआ है? तुम्हें समधी जी से क्या बात करनी है? पापा है कोई बात? अभी बताता हूँ, थोड़ा रुक जाइए। अभी मेरा थोड़ा मूड नहीं है, बस ये समझ लीजिए जैसे ही मेरा थोड़ा मूड होगा मैं घोड़ी से उतर जाऊंगा। सब धीरज के इस तरह के व्यवहार को देखकर हैरान हो गए थे। बार बार कहने पर भी धीरज घोड़ी से नहीं उतर रहा था। वो खुद परेशान था कि वो कब तक ये नाटक करे। धीरज बार बार शिखा को मैसेज कर रहा था कि निखिल अभी तक आया या नहीं। तभी निखिल आ जाता है। शिखा धीरज को मैसेज करती है। शिखा, क्या करूं? सब मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे उनसे क्या बात करनी है। मैं घोड़ी से क्यों नहीं उतर रहा? मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं कब तक ये नाटक करूं। धीरज, निखिल भैया आ गए। वो बस तुम्हें घोड़ी से उतारने के लिए आ रहे हैं। सॉरी, आज तुम्हें हमारी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, पर मुझे खुशी है कि तुम ऐसे पलों में मेरा साथ दे रहे हो जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। थैंक यू धीरज। शिखा, तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम्हारे हर सुख दुख का साथी बनना है मुझे, तो अभी से क्यों नहीं? चलो, अब मैं घोड़ी से उतरकर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा अपनी दुल्हन को लेने। और फिर निखिल इशारों ही इशारों में धीरज को थैंक यू बोलता है और उसे घोड़ी से उतारने में मदद करता है। सब फिर से एक बार हैरान हो जाते हैं कि निखिल ने एक बार कहा और धीरज घोड़ी से उतर गया। सबको लगा कि शायद धीरज निखिल का वेट कर रहा था। शादी की धूमधाम में बात वहीं खत्म हो गई। खूब अच्छे से बारात का स्वागत हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से शिखा और धीरज की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद जब शिखा के पापा को सारी सच्चाई पता चली कि धीरज घोड़ी से क्यों नहीं उतर रहा था, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने धीरज को गले से लगा लिया। आज उनके मन को तसल्ली हुई थी कि उनकी बेटी ने अपने लिए जो जीवन साथी चुना है वो करोड़ों में एक है। धीरज को अपने दामाद के रूप में पाकर वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है। बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रह, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है। परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई
पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय, मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी जाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी, भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत ही टैलेंटेड है ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज। इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई।